एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम माइंड मैप करेंगे बुक रिवर्क का। यह बुक बहुत ही अमेजिंग है। इसमें हम जानेंगे कि अगर आप बिजनेस करते हैं या अपना कोई काम करते हैं तो आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे आप कंपटीशन से लड़ सकते हैं, कैसे आप प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को हायर कर सकते हैं। इस बुक का माइंड मैप मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और साथ में माइंड मैप अगर करेंगे इस वीडियो के तो और भी अच्छा रहेगा। आपके हाथों से एक पूरी बुक आपके एक पेज पर अवेलेबल होगी, जिसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इस बुक के जो राइटर है, यह बुक लिखी है जेसन फ्राइड एंड डेविड हायनमायर हैंसन ने। जेसन फ्राइड बेसकैम्प के सीईओ हैं और इन लोगों ने कंपनी को बनाने में जो कुछ भी सीखा है उसका पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में दिया है, पूरा निचोड़ इस बुक में दिया है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या आप कुछ काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, या जो भी लोग हैं, आप इस बुक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट है रिवर्क या न्यू रियलिटी। अब न्यू रियलिटी का मतलब क्या है? न्यू रियलिटी का मतलब ये है कि आजकल कोई भी अपना काम कर सकता है, कोई भी अपना बिजनेस चालू कर सकता है। भले ही आप 9 to 5 जॉब करते हैं, भले ही आप कुछ और काम करते हैं, भले ही आप साइड में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल टूल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है जो पहले नहीं रहती थी। जो पहले हो सकता है बहुत कॉस्टली रहती हो, आजकल बहुत इजीली और बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल है आपके पास। ये न्यू रियलिटी इसलिए है क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके एक ऑफिस में आपके सारे एम्प्लॉय हों। आप डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट इवन कंटिनेंट में लोगों को हायर कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं ऑनलाइन। और आपको आजकल इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपका पूरा डिपार्टमेंट संभाल सकता है। आपको थोड़ा सा न्यू रियलिटी के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है, और ये समय है रिवर्क करने का, ध्यान देने का कि हम ट्रेडिशनल तरीके से अगर काम करते हुए आ रहे हैं तो कैसे हम नए तरीके से काम करें, कैसे उसे रिवर्क करें। पहला चैप्टर है टेक डाउन्स, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड इग्नोर करने का मतलब क्या है? रियल वर्ल्ड इग्नोर करने का मतलब ये है कि कई बार आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से कि वो बोलते हैं कि ये जो आइडिया है, जो आपका फ्रेश आइडिया है, अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो कि ये रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा, या ये काम इस सिनेरियो में नहीं करेगा। लेकिन जो रियल वर्ल्ड के जो एग्जांपल हैं, जो भी रियल वर्ल्ड में आपसे बोला जाता है, वो सब एक्सक्यूज़ हैं, वो सिर्फ जस्टिफिकेशन है ट्राई नहीं करने के। और इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे या आपके काम से। आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि रियलिटी बदल चुकी है। रियल वर्ल्ड ये कहता है कि आपकी टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो बेस कैंप है उसमें जब ये बुक लॉन्च हुई थी तब 16 एम्प्लॉयज़ ही थे बस, और 19 से वो मिलियंस ऑफ कस्टमर बनाते थे। और रियल वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि आपको कस्टमर बनाने के लिए आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ता है, आपको सेल्स टीम बहुत बड़ी बनानी पड़ती है। तो इस बुक में जो ऑथर हैं उनकी कंपनी ने भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। उनके 16 एम्प्लॉयज़ थे, उन्हीं से वो काम करते थे। और रियल वर्ल्ड में ये भी बोला जाता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही जगह से हो सकते हैं, लेकिन जो ऑथर हैं, जो बेस कैंप है, उसमें 8 अलग अलग सिटीज़ से लोगों को हायर किया है उन्होंने, 2 कॉन्टिनेंट से हायर किया है लोगों को। तो रियलिटी बदल चुकी है, काम करने का तरीका बदल चुका है, और अब हमें ज़रूरत है नई तरीके से काम करने की। प्लानिंग इज गैसिंग। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं तो हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल से एक्चुअल में बाहर हैं। हमारे कंट्रोल से बाहर इकोनॉमी है, हमारे कंट्रोल से बाहर कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर पॉलिटिकल जो चीज़ें हो रही हैं वो हैं। तो हम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 5 साल की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो सिर्फ गैस कर रहे हैं, और उसे गैसिंग ही बुलाना चाहिए। आपको सबसे बेटर है 5 साल की प्लानिंग करने की बजाय आप डिसाइड करें कि आपको 1 या 2 वीक में क्या करेंगे, आप अभी क्या करने की छोटे छोटे स्टेप अभी क्या ले सकते हैं आपके जो भी टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए।
नेक्स्ट इज बाय ग्रो। जब कंपनियां बहुत बड़ी बन जाती हैं तो उनको श्रिंक करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को फायर करना पड़ता है, आपके मोरल तो को आपको डैमेज करना पड़ता है, आपके जो एथिक्स हैं उनको डैमेज करना पड़ता है, आपको जो भी जिस भी तरीके से आप बिजनेस करते हैं वो आपको बदलने पड़ते हैं। तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्मॉल बिजनेस रन करते हैं तो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक बिजनेस रन करता है वो सस्टेनेबल है और प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे उसे अर्निंग होती है, प्रॉफिट कमाता है, तो उस या ये छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे प्राउड होना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल है या काम कर रहा है। नेक्स्ट इज वर्कहॉलिज्म। आपको जो लोग वर्कहॉलिक हैं, जो लोग काम करते रहते हैं, उनको काम के अलावा कुछ और नहीं दिखता है, जो लोग ऑफिस में 9 to 5 की जगह 9 to 10 जॉब करते हैं, 9 to 11 जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को आपको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हीरो तो वो लोग हैं जिन्होंने 8 घंटे में अपना काम करने के तरीका निकाला है कि 8 घंटे में उनको अपना काम ख़त्म करना है, उस तरीक़ों को ढूंढना है, और ऐसे लोग ही रियल हीरो हैं जो अपना काम ख़त्म करते हैं और घर पे जाते हैं। इनफ विद द एंटरप्रेन्योर्स, बी अ स्टार्टर। नाउ जो एंटरप्रेन्योर्स का जो टर्म है बहुत फैंसी टर्म है, इसको हम थोड़ा सा और डाउन टू अर्थ टर्म्स बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं स्टार्टर। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करता है, जो भी काम शुरू करता है, वो स्टार्टर होता है। इसके लिए आपके पास MBA की डिग्री होना, सर्टिफिकेट होना, कोई फैंसी सूट होना या कुछ भी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि आपके पास एक आइडिया हो, थोड़ा बहुत आप में एक कॉन्फिडेंस हो और आपको एक पुश मिले जिससे कि आप वो काम शुरू कर सकें। तो बी अ स्टार्टर। नेक्स्ट इज गो। इस चैप्टर में हम देखेंगे, पहला है मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। नाउ ग्रेट काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आपको ये फील होना चाहिए कि आप डिफरेंस लेकर आ रहे हैं, आप कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, आप डेंट लगा रहे हैं कुछ अच्छा काम करके, लोगों की हेल्प करके। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज़ का पार्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर का क्योर ढूंढना है, इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यूएबल फील होने चाहिए आपके एफर्ट्स। अगर कोई कस्टमर आपसे आता है और ये बोलता है कि उसकी लाइफ बेटर हुई है या उसने अप्रिशिएट किया है आपके एफर्ट्स को, तो ये बहुत मैटर करता है। आपको ऐसे काम करना चाहिए जिससे आप डिफरेंस ला रहे हो किसी पर्सन की लाइफ में। नेक्स्ट इज स्टार्ट मेकिंग समथिंग। नाउ आइडियाज़ तो सबके पास होते हैं, लोगों से बोलते हुए आपने सुना होगा कि उसके पास eBay का आइडिया था, अमेजोन का आइडिया था, फ्लिपकार्ट का आइडिया था। आइडिया तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है एग्जीक्यूशन से। अगर आपके पास आइडिया है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो वो मैटर करता है। आप क्या काम करते हैं वो मैटर करता है। प्लान होना और सोचना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस चीज़ के लिए आप स्टैंड करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। आप डिसीजन लेते समय आपकी टीम में आप में आर्गूमेंट होता है और वहाँ पर डिबेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस चीज़ के लिए आप स्टैंड लेते हैं, किसके लिए नहीं लेते, तो आपके लिए डिसीजन लेना, आपके लिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। US में जो कंपनी है, जो चेन है, जो स्टोर है, होल फूड्स मार्केट, तो ये इनका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये जंक फूड्स और ऐसे फूड्स नहीं बेचते जो अनहेल्दी हैं। ये सिर्फ ऑर्गेनिक और ऐसे प्रोडक्ट ही सेल करते हैं जो नेचुरल हैं। तो ये कभी भी अपने स्टोर पे इनको कभी भी डाउट नहीं होता कि इनको कोक सेल करना चाहिए कि नहीं, ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाहिए कि नहीं जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं। इससे वही फ्रूट सेल करते हैं, वही चीज़ें सेल करते हैं जो ऑर्गेनिक हैं और अच्छी हैं। नेक्स्ट इज लिव इट और लीव इट, मिशन स्टेटमेंट इम्पॉसिबल। अगर आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं कि आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप बेस्ट हैं, आप ये काम करते हैं, आप वो काम करते हैं, और आप उसको पोस्टर लगा के चिपका रहे हैं, तो आप वो काम करिए। या तो उसको आप करिए या वो काम या फिर काम ही मत करिए। क्योंकि आप जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो भी आप लोगों को बता रहे हैं कि आप वो काम करते हैं, तो आप वो काम करिए। अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का दावा कर रहे हैं तो आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट इज स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। नाउ बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको पहले दिन से ही चिंता रहती है कि आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है।
पहले दिन से ही आपको डील करना पड़ता है बिल से, पेरोल से, लोगों की सैलरी से, पेमेंट से। और एक्चुअल जो स्टार्टअप है वो ये बोल सकते हैं कि वो स्टार्टअप हैं अगर वो कोई ब्लंडर कर देते हैं, कोई बड़ी गलती कर देते हैं तो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको पहले दिन से ही सोचना पड़ता है कि आप प्रॉफिट कैसे कमाएं, और ऐसे तरीके से अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोग्रेस। नाउ बिल्ड अ हाफ प्रोडक्ट, नॉट अ हाफ एज्ड प्रोडक्ट। अगर आप के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और अगर आप उन पे 10 के 10 आइडिया पे प्रोडक्ट काम करेंगे तो वो खराब ही बनेंगे, क्योंकि आपके पास समय की भी इतना समय भी नहीं रहता है, आपके पास रिसोर्स भी नहीं रहते हैं, आप इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाते हैं अगर 10 चीज़ें करना चाहते हैं तो एक साथ। तो आपको ज़रूरत है कि आप एक चीज़ अच्छी करें या 2 चीज़ अच्छी करें। ऐसे कुछ बहुत लिमिटेड आप प्रोडक्ट निकालें जो आपके अच्छे हों, ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, कि आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 चीज़ें बना रहे हैं जो कि काम ही नहीं कर रही हैं। मान लीजिए कि आप एक समोसे की दुकान है, तो अगर आपका समोसा बहुत अच्छा है तो शॉप चलेगी, और लेकिन अगर आप समोसे के साथ साथ और भी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं जो कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी शॉप नहीं चलेगी, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट एट द एपिक सेंटर। हमेशा आप जब बिजनेस शुरू करेंगे, जब नया कुछ चालू करेंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप को लगेगा कि आप कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि आपको करना चाहिए, आप करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जब शुरू कर रहे हैं तो आपको जो करना पड़ेगा, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। आपको जो एपिक सेंटर है उस पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी समोसे की दुकान है, तो आपका जो चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए वो समोसा होना चाहिए। अगर आप इस पे डिस्ट्रैक्ट होंगे कि आपकी शॉप कैसी होगी, कलर कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा और आपका नाम क्या होगा, तो इन सब चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आप भटकेंगे आपके एपिक सेंटर से। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जो फोकस होना है वो होना है एपिक सेंटर पे, क्योंकि ज़रूरी वही है। डिसीजंस आर प्रोग्रेस। मेकिंग द कॉल इज मेकिंग प्रोग्रेस। अब हम कई बार होता है कि डिसीजन नहीं लेते, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने बोला कि बाद में देखेंगे, बाद में काम करेंगे इसके ऊपर, तो पाइलअप होती जाती हैं चीज़ें, इकट्ठी होती जाती हैं कई सारी चीज़ें, और उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी पाइलअप होती जाती हैं। तो अगली बार आप क्या करें कि जब भी आपको लग रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि आप देखेंगे बाद में, तो उस टाइम आप डिसाइड करिए। परफेक्ट सॉल्यूशन का वेट मत करिए, आप उसी टाइम अगर डिसाइड करेंगे चीज़ें तो परफेक्ट सॉल्यूशन तो आप बाद में भी लेकर आ सकते हैं, भले ही अगर गलत हो जाए तो, लेकिन आप डिसाइड करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन व्हाट वॉन्ट चेंज। ऐसी चीज़ पे फोकस करिए जो कि नहीं बदलेगा। जो बिजनेस का जो कोर होना चाहिए वो ऐसी चीज़ के आसपास होना चाहिए जो कभी नहीं बदले, जो ऐसी चीज़ें जो लोग आज भी चाहते हैं और 10 साल बाद भी वही चीज़ें मांगेंगे, और ऐसी चीज़ों में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो अमेज़ॉन है वो फोकस करता है फास्ट डिलीवरी पे, फ्री डिलीवरी पे, अच्छे सिलेक्शन पे, रिटर्न पॉलिसीज अच्छी बनाते हैं, वो अफोर्डेबल प्राइसेस रखते हैं चीज़ों का। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी डिमांड में है और कल भी डिमांड में रहेंगी। नेक्स्ट इज गियर डजंट मैटर, टोन इज इन योर फिंगर। अब एक कोई गिटारिस्ट है, उसको अगर आप कोई सी भी गिटार दे दें तो वो गिटार अच्छी ही बजाएगा, क्योंकि उसकी में क्वालिटी है, क्योंकि उसकी उंगलियों में जादू है। विराट कोहली है, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं कि विराट कोहली है, अगर आप उसका बैट ले लेंगे, आप उसके बैट से खेलेंगे तो आप विराट कोहली नहीं बन जाएंगे, आप में वो क्वालिटीज नहीं आएंगे। तो और अगर आप विराट कोहली को दूसरा बैट दे देंगे तो वो तब भी विराट कोहली ही रहेगा, तब भी वो अच्छे से ही खेलेगा, क्योंकि वो विराट कोहली है, उसकी क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी है, उसके काम में क्वालिटी है। तो आपको जो गियर पे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं शुरू में चीपली, जो भी अवेलेबल है आपके पास, उससे काम शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी कार की क्वालिटी बढ़ेगी
और आपकी क्वालिटी, आपका काम बोलता है, गियर से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज गेट इट आउट हियर, लॉन्च नाउ। अगर आपका प्रोडक्ट वो काम करने के लिए रेडी है जो काम करने के लिए आपने उसको बनाया है, तो आप उसको लॉन्च करिए, वेट मत करिए। अगर आप डिले करेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, पाइल अप करते जाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है तो आप उसको लॉन्च करिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। इंटरप्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप खुद ही सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं, सबसे ज़्यादा आप काम कब कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा काम आप तब कर पाते हैं, वो समय होता है मॉर्निंग का या फिर नाइट का। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी आपके आसपास नहीं होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसको लगातार नहीं कर पा रहे, आप शुरू करते हैं बंद करते हैं, शुरू करते हैं बंद करते हैं, तो आप प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं। आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपको दिन के लास्ट में पता चलेगा कि आपने शायद 2-3 घंटे ही काम किया है। तो अपना टाइम डिसाइड करिए कब आप प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के। आप जो भी डिस्टर्बेंस चीज़ें आप कर सकती हैं, जो भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, उन चीज़ों को पहले ही हटा दीजिए। मेल हटा दीजिए, पहले ही कर लीजिए उनको चेक। मोबाइल फ़ोन पहले ही जो भी निपटाना है कामों को निपटा लीजिए, साइड में रख दीजिए और प्रोडक्टिव फोकस होकर काम करिए, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज गुड इनफ इज़ फाइन। जब गुड इनफ जो है जॉब डन करता है आपका, आप गो फॉर इट, आप उसका चाहिए कि वो उससे बहुत अच्छा है। जब आप अच्छा बनने के लिए, बहुत अच्छा काम करने के लिए, गुड इनफ से आगे जाने के लिए, बेटर बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज आपका वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, और आप हो सकता है उसमें इतना ज़्यादा वेट करें कि आप कुछ कर ही ना पाएँ और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस में फंस जाएं। तो ये उससे बहुत अच्छा है। और रिमेंबर कि आप जो गुड इनफ है उसको बाद में अच्छा भी बना सकते हैं, ग्रेड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक विंस। जल्दी से डिसाइड करिए, जल्दी से डिसीजन लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक मेन्यू है जिसको आप सालों से प्लान कर रहे हैं, 1 साल से प्लान कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सबसे ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि मेन्यू को आप लोगों के सामने लेकर आएँ, फूड सर्व करें, फीडबैक लें और उसमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करें। ये एक्साइटिंग है, इसमें आपको काम करने में मज़ा आएगा। सो डोंट वेट टू लॉन्ग। अगर आप ज़्यादा वेट करते हैं तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे काम को, उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते हैं। यू विल स्मूदर योर स्पार्क इफ यू डू। नेक्स्ट इज गो टू स्लीप। कई बार ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाते हैं, तब हम रात में हमारी नींद हम पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये एक आदत बन जाती है, अगर हम कंटिन्यूसली इस काम को करते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़राब करता है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, हम अच्छा फील नहीं करते, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती और हमारी क्रिएटिविटी भी ख़राब होती है। तो नींद पूरी लें, नींद पूरी करें, जिससे कि हमारी क्रिएटिविटी बनी रहे। मेक टाइनी डिसीजंस। कुछ ऐसे डिसीजन बनाएं, छोटे डिसीजन बनाएं जब भी आपको डिसीजन लेना है। तो ये क्या होगा, ये आपको बहुत जो बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ गलती कर देते हैं डिसीजन लेने में, तो उससे बचाएगी आपको। अगर आप छोटी सी गलती करते हैं, छोटा सा डिसीजन लेते हैं, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको बदलना। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन लेकर काम करते हैं, तो आपकी गलती, अगर उसमें गलती होती है तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान न करें, कुछ बड़ा ना सोचें। इसका मतलब ये है कि आप छोटे डिसीजन लेकर उस काम को आप पूरा करें, छोटे डिसीजन लेकर आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स से हम कैसे कम्पीट करें? पहला है डोंट कॉपी। कॉपी करने का फॉर्मूला बिजनेस में फेलियर है।
अब कॉपी करने से प्रॉब्लम ये है कि हम अंडरस्टैंडिंग को मिस कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि ग्रो कैसे करते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि कुछ अगर चीज़ काम करती है तो वो क्यों करती है, कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर चीज़ उस हिसाब से बनी है तो वो क्यों बनी है। और जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें अगर मिस करते हैं तो हम सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो रन नहीं कर सकते। तो इस अगर हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद के आइडियाज़ की ज़रूरत है और हमें दूसरे लोगों से ये सीखने की ज़रूरत है कि काम कैसे होता है। हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि हमें कॉपी की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज pour yourself into your product, decommoditize your product. नाउ जब बिजनेस चालू हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको लोग कॉपी कर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस को कोई कॉपी कर रहा है, अगर आपके बिजनेस को कोई कॉपी करना चाहता है, तो आपके प्रोडक्ट को वो बहुत आसानी से कॉपी कर सकता है। तो आप इससे कैसे बचें? आप इससे बच सकते हैं कुछ डाल के जो सिर्फ आप ही डाल सकते हैं, कुछ ऐसा पर्सनल चीज़ें ऐड करके जो सिर्फ आप ही ऐड कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है कि आप उस चीज़ को सेल कैसे करते हैं, आप कस्टमर को सपोर्ट कैसे करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, डिलीवर कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसमें कुछ पर्सनल का टच डालेंगे, कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर वो चीज़ कभी भी कॉपी नहीं कर पाएंगे। Zappos.com जो अमेज़ॉन ने एक्वायर कर ली थी, उसके जो CEO थे टॉनी, उन्होंने कॉम्पिटिटर से सबसे बिल्कुल अलग थे क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। वो इतनी अच्छी सर्विस देते थे कि कोई भी कंपटीशन में नहीं था उनकी सर्विस देने में, इसलिए वो अपना अलग से नाम कमा पाए। प्रफुल्ल बिल्लोरे जो चाय वाला है, उन्होंने भी चाय का बिजनेस तो पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है, हर शहर में आपको बहुत सारे लोग चाय बेचते हुए दिख जाएंगे। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे ने उसको एक अलग डेफिनेशन दी है, अपने काम को अलग डेफिनेशन दी है, खुद को उस आइडेंटिटी को उससे जोड़ दिया है और आज उनके बिजनेस को हर कोई जानता है। नेक्स्ट इज पिक अ फाइट। अगर आपको लगता है कि आपको जो कॉम्पिटिटर है किसी चीज़ में लैग कर रहा है, शक कर रहा है किसी चीज़ में वो बुरा है, तो आप ये बोलिए। इससे ये होगा कि आपसे कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपके साथ एग्री करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे, आपके सपोर्ट करेंगे वो। अगर आप किसी ब्रांड के एंटी हैं, किसी कॉम्पिटिटर के एंटी हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को डिफरेंशिएट करने का उस ब्रांड से और एक अलग पहचान बनाने का अपनी, जिससे कि आप नई तरीके के जो फॉलोअर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। अंडरगो योर कंपटीशन। कई बार आपको कंपटीशन में सिर्फ वो चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत होती है जो बहुत सिंपल हों, और जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो सॉल्व करने के लिए दूसरे किसी कॉम्पिटिटर पे छोड़ देनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल ऑथर ने दिया था एक बाइक कंपनी का, कि एक बाइक कंपनी थी जो अपनी बाइसिकल को इतना ज़्यादा हल्का और इतना ज़्यादा कम उसमें चीज़ें डालती थी कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। और वहीं जो कॉम्पिटिटर थे वो बहुत ज़्यादा उसमें गियर डालते थे, ब्रेक्स डालते थे और भी कई सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते थे। तो ये इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग बनाई, बिल्कुल हल्की साइकिल बनाकर, बहुत कम चीज़ें डालकर, बहुत सिंपल उसको बनाकर। आपको कई बार अपने कॉम्पिटिटर से कम काम करना पड़ता है, ऐसी चीज़ सॉल्व करनी पड़ती हैं जो बहुत बेसिक हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ दे, हु केयर्स व्हाट दे थिंक। जब हम कंपटीशन पे या लोगों पे या बाहर जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम खुद पे फोकस नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है और हम उस पर ध्यान देते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि खुद पे फोकस करने की, खुद को इम्प्रूव करने की, ना कि हमें कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देने की। अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कंपटीशन पे तो आप खुद इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप कहाँ ठीक कर सकते हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। से नो। मान लीजिए कि आप एक शेफ हैं और आपको अगर अपने खाने में अगर कुछ कस्टमर से ये बार बार सुनने मिल रहा है कि आपके खाने में नमक तेज है, तीखा बहुत है, या और भी ऐसे कुछ कंप्लेन जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं वो आपको बोल रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको चेंज करिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो पहली बार आपके उसमें आया है और आपको कुछ भी सलाह दे रहा है
कि आप लजानिया में बनाना डाल दीजिए, तो आप ये मत करिए, बिल्कुल भी उसको ना बोलिए इस ऑन द स्पॉट। क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो अपना बेस खराब करेंगे। तो हर बार कस्टमर की सुनने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये सही नहीं है, कस्टमर कभी गलत भी हो सकते हैं। लेट योर कस्टमर्स आउटग्रो यू। कई बार जो कस्टमर्स हैं आपके, वो चीज़ें डिमांड करेंगे आपसे, आपके प्रोडक्ट से जो आप नहीं देना चाहेंगे या जो आप नहीं दे सकते, तो आपको वो नहीं देना चाहिए। आपको अगर वो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए छोड़कर जाना चाहते भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बहुत बेसिक है, जो आपने टारगेट इसीलिए किया है कि वो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, सिंपल रहे, कॉम्प्लिकेट ना करे चीज़ों को, और कस्टमर अगर ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहा है जो सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लिकेट बना सकता है, तो आप वो मत बनाइए। अगर वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि आपको कई सारे ऐसे कस्टमर मिल जाएंगे जो सिंपल चीज़ें चाहते हैं, जो बेसिक चीज़ें चाहते हैं। नेक्स्ट इज डोंट कंफ्यूज एंथुसियाज्म विद प्रायोरिटी। नाउ जब हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ हमें ग्रेट आइडिया आता है, तो हमें एकदम से रश आता है, हम उस काम को इमेजिनेशन करने रहते हैं कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, हम इतने रुपए कमा लेंगे, या हम यहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम अगर उस काम को, बाकी सब काम छोड़ के उस काम में लग जाते हैं, उस काम को करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं और हमें बाद में उसकी प्रॉब्लम समझ आती है, तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए हमारे बिजनेस की, हमारी प्रायोरिटी क्या है, और इस चक्कर में हमें कई सारे ऐसे अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको भी छोड़ना पड़ता है, जिससे कि हम परस्यू कर सकें हमारी प्रायोरिटी क्या है उसको। नेक्स्ट इज डोंट राइट इट डाउन। आपको स्प्रेडशीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, फाइलिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो बहुत मैटर करती है, तो वो आपको बार बार सुनने को मिलेगी। आपके कस्टमर आपको वो बार बार याद दिलाएंगे, बार बार आपको रिमाइंड कराएंगे कि ये जो चीज़ है वो उनको उस आपके सॉफ्टवेयर में चाहिए, या जो भी चीज़ आपके प्रोडक्ट हैं उसमें चाहिए। तो आपको ऐसी चीज़ें ही चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें ही आपको प्रोडक्ट में डालने की ज़रूरत है जो आपको बार बार सुनने मिल रही हैं। आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही काम करिए जो आप के लिए करना सही है। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन के बाद है प्रमोशन। वेलकम ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब है कि जब आपको कोई नहीं जानता, आप खुद ही सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर कोई काम आप पहली बार कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप पहली बार स्पीच दे रहे हैं, तो क्या आप पूरे वर्ल्ड के सामने उसको एकदम से लेकर आना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे। आप अगर स्पीच दे रहे हैं पहली बार, तो आप चाहेंगे कि पहले कम लोगों में दें, 10 लोगों में दें, या अकेले में दें। ये उससे अच्छा होगा कि आप एकदम से डिसाइड करें कि 1000 लोगों के सामने आप स्पीच दें। तो जब आपको कोई नहीं जानता है, ये बहुत अच्छा समय है एक्सपेरिमेंट करने का, नई चीज़ें करने का। और जब आप नए हैं तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप आप सभी लोगों को बोलें और आप सब लोग को दिखाएं कि आप रेडी नहीं हैं। तो ये आप जो ऑब्सक्योरिटी है उसको एंजॉय करें, उसमें एक्सपेरिमेंट करें, नई चीज़ें सीखें और जानें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कोई वीकनेस क्या है, अपने तरीके से काम करें। नेक्स्ट इज बिल्ड एन ऑडियंस। नाउ आपको ऑडियंस बनाने की ज़रूरत है। ये ऑडियंस अगर आप बनाएंगे तो ये लोग वो लोग होंगे जो आपके ट्रू फैंस हैं, जो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। क्योंकि आप इनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनसे जुड़ने के लिए आप कुछ बोलिए, आप राइट करिए, कुछ ब्लॉग लिखिए, ट्वीट लिखिए, वीडियोस बनाइए, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जो उन लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। ऐसी कुछ चीज़ें बताइए जो उनको वैल्यूएबल लगे और वो आपकी लॉयल ऑडियंस बने, जो आपको फॉलो करे, जो आपकी बातें सुने। जब भी आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे, आप ऐसे काम करेंगे, ऑडियंस बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो अगर आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आपको सुनेंगे और आपकी ऑडियंस बनेगी। और ये ऑडियंस आपकी फ़ैन भी हो सकती है, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो बिल्ड एन ऑडियंस। आउट टीच योर कॉम्पिटिशन।
नाउ आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों की अटेंशन जीतने के लिए मैगज़ीन में या फिर ऑनलाइन बैनर में ऐड देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको टीच करेंगे, अगर आप उनको सिखाएँगे, उनको ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें सिखाएँगे, तो एक आप लॉयल्टी जीतेंगे लोगों की। आप उनसे ऐसा कनेक्शन बनाएँगे, ऐसा बॉन्ड बनेगा जो आप एडवर्टाइज़मेंट देने से नहीं बना सकते। तो लोगों को बताइए, ब्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू, किसी भी फॉर्म में। इससे आप अगर लोगों को बताएँगे तो आप एक ऐसा बॉन्ड बनाएँगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनको कुछ बता रहे हैं, क्योंकि आप उनको सिखा रहे हैं। आप उनको बिज़नेस के बारे में सिखा रहे हैं। आप उनको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो आप खुद करते हैं। इससे आप प्रूफ, आपके जो लोग हैं जो आपको फॉलो करेंगे, कोई आपकी कुछ फैंस बनेंगे, कुछ ऑडियंस बनेगी आपका। इमीडिएट स्टेप्स। नाउ इंडिया में कुछ ऐसे शेफ़ हैं जिनको सब जानते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ एक ही शेफ़ का नाम जानता हूँ, वो है संजीव कपूर। अब मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि इन्होंने खाना खजाना शो बनाया था, और खाना खजाना में इन्होंने अपनी रेसिपी शेयर करी दूसरे लोगों के सामने। इनको अब ये डर नहीं लगा कि कोई इनकी रेसिपी सीख जाएगा तो वो दूसरा संजीव कपूर बन जाएगा और इनकी जॉब छिन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि इन्होंने दूसरे लोगों के सामने पूरा अपना नॉलेज शेयर किया, दूसरे लोगों को बताया, इसलिए लोग इनसे जुड़ते गए, लोगों ने इनकी रिस्पेक्ट करी और ये और भी ज़्यादा फेमस हुए और भी अच्छे से ये काम कर पाए। सो बिजनेसमैन को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। जब आप लोगों के साथ अपना काम शेयर करते हैं तो आपकी लोग वैल्यू करते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं, आप उनको कुछ सिखाते हैं नया, तो आप उनके सामने आते हैं, आपकी वैल्यू होती है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपकी एक ऑडियंस बनती है, आपके कस्टमर्स बनते हैं। ये चीज़ आपको शेफ से सीखने की ज़रूरत है। ड्रग डीलर्स गेट इट राइट, एमुलेट ड्रग डीलर्स। नाउ ड्रग डीलर्स जो हैं एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। उनको ये पता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो उसको फ्री में लोगों को देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग उनके पास वापस आएंगे और वो रुपए लेकर वापस आएंगे। तो आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है फ्री सैंपल देने के लिए। मान लीजिए कि आपको कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप फ्री में अगर किसी को ट्रायल दे रहे हैं 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए, अपना प्रोडक्ट का कोई ट्रायल दे रहे हैं 1 वीक के लिए, या किसी भी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में भी होते हैं, वो पहले ट्रायल देते हैं कार, उसके बाद फिर वो लोग दूसरे लोग कार खरीदते हैं। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं है, फ्री सैंपल देने के लिए तैयार नहीं है, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अभी इतना अच्छा नहीं है, आपको उसके ऊपर इतना आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इतना अच्छा है। नेक्स्ट इज द मिथ ऑफ ओवरनाइट सेंसेशन। ओवरनाइट सेंसेशन एक बहुत बड़ा मिथ है। आप कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी बहुत जल्दी अमीर नहीं हो सकते। आप स्पेशल नहीं है कि सब लोग पहले दिन ही आप पर अटेंशन हो जाएगी, पहले दिन ही सब लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे, केयर करने लगेंगे। तो आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको आज से ही अपनी ऑडियंस बनाना शुरू करनी पड़ेगी। आप लोगों को बताइए, नॉलेज शेयर करिए, जिससे कि लोग मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपके काम में हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा तब लोग आप भी सक्सेसफुल होंगे और लोग आपको भी एक ओवरनाइट सक्सेस बुलाएंगे। नेक्स्ट इज हायरिंग। डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। आप कभी भी जब तक हायर मत करिए तब तक कि आप किसी भी काम के लिए, जिसके काम के लिए हायर कर रहे हैं, तो आप खुद कर करके उसको थक गए ना गए हों। अब इसका बोलने का मतलब ये है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा काम क्या होता है। आपको पता होगा कि अच्छा काम जो भी होता है वो कैसा दिखता है। आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे कि आपको क्या क्वालिटीज़ आपके कैंडिडेट्स में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में उनसे पूछने हैं, क्या आपको फुल टाइम करवाने की ज़रूरत है काम, या पार्ट टाइम में हो जाएगा, आउटसोर्स कर सकते हैं कि नहीं, या फिर हो सकता है कि आप ही इतना कैपेबल हो कि आप ही वो काम करते रहें। ये प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन स्टिल एक ऑप्शन हो सकता है। पास ऑन ग्रेट पीपल। नाउ अगर आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको पास ऑन करिए, उसको जानने दीजिए, भले ही वो कितना ही अच्छा कैंडिडेट क्यों ना हो।
क्योंकि अगर वो अच्छा कैंडिडेट है और आप उसको हायर कर रहे हैं और आपके पास उसके काम देने के लिए नहीं है, तो इससे कंपनी में कैओस होगा, इससे कंपनी में गलत बातें, आपकी लॉस ही होगा। क्योंकि आप अगर ऐसे टैलेंट को लेकर आ रहे हैं और आप उसके इम्पोर्टेंट काम नहीं देंगे तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। सो ग्रेट अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो उस काम को करने के लिए लायक है। ईयर्स ऑफ इररिलेवेंस, कोई व्यक्ति ने किसी काम को कब तक काम किया है ये ओवररेटेड है। मैटर ये करता है कि उसने अगर कुछ काम किया है तो वो कितने अच्छे तरीके से किया है। इससे मैटर कई सारे काम लोग ऐसे सीख लेते हैं जो 1 साल में या 6 महीने में लोग अपने काम को सीख लेते हैं। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उन्होंने अपने काम को कितने अच्छे तरीके से किया है, भले वो 1 महीने में सीखा हो, 6 महीने में सीखा हो या फिर 1 साल में सीखा हो। तो नंबर ऑफ जो ईयर है वो इररिलेवेंस है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। फॉरगेट अबाउट फॉर्मल एजुकेशन। जो प्लेंटी ऑफ जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल से ही पढ़ाई करी हो, बहुत अच्छे कॉलेजेस से वो पास आउट हों, उनके वो GPA जो है बहुत अच्छा आए हों, नंबर बहुत अच्छे आए हों, एकेडमिक्स उनका बहुत अच्छा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर उनको हायर करना है तो आपको देखना चाहिए कि उनको काम करने का तरीका कैसा है, उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है और वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो GPA देखकर, नंबर देखकर हायर करना एक सही चीज़ नहीं है। हायर मैनेजर्स ऑफ वन, ऐसे लोग, मैनेजर्स ऑफ वन का मतलब ऐसे लोग जो जिन लोगों ने खुद को ऐसी टास्क दी हैं और कुछ भी काम उन्होंने दिया, अपने आप को दिया है और उसको पूरा किया है, तो अपनी डेडलाइन मीट करी है, खुद को असाइन किया है और खुद को डिटरमाइन होकर अपने गोल तक पहुँचे हैं। ऐसे लोगों को आपको हायर करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने काम को। तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने खुद से काम कर सकें। नेक्स्ट इज द बेस्ट आर एवरीवेयर। अगर आपको ऐसे लोग हैं जो बेस्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप ऐसे लोगों को हायर करिए, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज हो गई है जो भले आप कितनी दूर हैं आपको पास ला सकती है। आप ऑनलाइन एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और वंस इन अ वाइल आप उनको कभी अपने कंपनी में भी बुला सकते हैं। लेकिन बेस्ट आजकल जहाँ भी है वहाँ से हायर करिए, क्योंकि आपको बेस्ट लोगों की ज़रूरत है अपनी कंपनी में और ये कहीं भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज डैमेज कंट्रोल। ऑन योर बैड न्यूज़, अगर आपने कोई गलत काम किया है, कुछ गलत काम हो जाता है, तो वो इंटरनेट की दुनिया में वो चीज़ें तो बहुत जल्दी लोगों के सामने आई जाती हैं। और अगर आप इसको खुद लोगों के सामने लेकर आएंगे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुद लेकर नहीं आएंगे तो रूमर्स फैलेंगे, आपकी कंपनी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलेगी, गलत जानकारी लोगों के सामने आएगी। जब भी कुछ गलत होता है तो आप लोगों को बताइए, भले ही उनको इस बारे में पता हो या ना हो, नोटिस किया हो या ना हो। आप इसको छुपाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आजकल लोगों के सामने आना बहुत इजी है। लोग कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पोस्ट कर देता है, तो आजकल कोई सीक्रेट नहीं है। लोगों के सामने आप लेकर आइए और ऑन करिए अपनी गलतियों को। स्पीड चेंजेस एवरीथिंग। नाउ आपने कई बार सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि आपका कॉल उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई कंपनियां ऐसे बोलती हैं और वो अप्रिशिएट करती हैं जो भी आप पेशेंस रख रहे हैं उसके लिए। और जो उनका ड्यूरेशन होता है होल्ड का, वो 60 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड आप किस स्पीड से लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। अगर आपके पास कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है उस टाइम, तो लोगों को बताइए कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए रिसर्च करने के लिए, और वो आपके पास वापस आएंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे लोगों अगर उनको जल्दी सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि टाइम की बहुत कीमत है, तो हमेशा आप उनको सही जवाब दीजिए
जल्दी सॉल्यूशन लेकर देने की कोशिश करिए। एवरीवन ऑन द फ्रंट लाइन्स, पुट एवरीवन ऑन द फ्रंट लाइन्स। अब बचपन में आपने गेम खेला होगा कि टीचर्स बच्चों को एक सर्कल में बैठा देते थे और उन्होंने एक बच्चे के कान में कुछ बात बोल देते थे और उनसे बोलते थे कि आपको ये एक दूसरे के ये मैसेज ट्रांसफ़र करना है, और लास्ट बच्चे तक आते आते वो जो भी मैसेज आपने पहले बच्चे को बताया था तो पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है ना। यही बात होती है कब कस्टमर जब कंप्लेन करता है तब। अब जितने ज़्यादा कस्टमर और फाइनल पर्सन के बीच में रहेंगे, मैसेज उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट होने की या गलत होने की संभावना रहती है। तो जितने भी आपके लोग हैं वो सब सारे का कनेक्टेड होने चाहिए आपके कस्टमर से। अब हो सकता है कि आप ये डेली पॉसिबल ना हो, तो एक साल में कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए तो ये होना ही चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि वो कस्टमर के जो भी चीज़ें हर्ट कर रही हैं उनको वो एक्सपीरियंस कर सकें और ये उनको मोटिवेट कर सके वो प्रॉब्लम फिक्स करने में। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि जब कस्टमर कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और वो कस्टमर खुश होते हैं, तब भी ये मोटिवेट करता है लोगों को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, वो प्रॉब्लम ठीक करने में, वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करने में। तो आपके लोगों को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर के फीडबैक से। अगर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है काम को सुधारने के लिए। नेक्स्ट इज टेक अ डीप ब्रेथ। जब आप कोई चेंज लेकर आते हैं, कोई बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, कोई नई पॉलिसी बनाई आपने या कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा बदलाव किया है, तो उस टाइम आपको कई सारे ऐसे चीज़ें सुनने मिलेंगी, कई सारे ऐसे आपको रिएक्शन मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे जो हो सकता है उस टाइम आपको सही ना लगे, क्योंकि इंसान जो है वो हैबिट के बने हुए थे। जब भी कोई वो बदलाव देखते हैं तो वो उन्हें सहन नहीं होता, वो तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो भी एक्ट किया है वो सही हो, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए। कई बार आपको जो आपने डिसीजन लिया है उसके साथ जाना पड़ता है, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है, भले ये कितना ही अनपॉपुलर हो पहले, हो सकता है बाद में ये सही लगे। नेक्स्ट इज कल्चर। Culture is the byproduct of consistent behavior. You don't create a culture. आप कल्चर नहीं बनाते, ये हो जाता है। इसीलिए कई सारी जो नई कंपनियां हैं उनमें कोई कल्चर नहीं है। कल्चर जो है बाय प्रोडक्ट होता है कंसिस्टेंट जो भी बिहेवियर आपकी कंपनी में हो रहा है उसका। अगर आप इनकरेज करते हैं लोगों को शेयर करने के लिए, तो शेयरिंग जो है वो कल्चर हो जाता है आपका, बिल्ट इन हो जाता है उसमें। अगर आप रिवॉर्ड करते हैं ट्रस्ट को, तो जो ट्रस्ट है वो आपकी कंपनी में बिल्ट इन हो जाता है, वो आपकी कंपनी का कल्चर बन जाता है। अगर आप कस्टमर को ट्रीट करने का एक कल्चर बनाते हैं, तो कस्टमर को राइट ट्रीट करने का कल्चर जो है वो आपकी कंपनी में इनबिल्ट हो जाता है, वो आपकी कंपनी का कल्चर बन जाता है। नेक्स्ट इज दे आर नॉट 13। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो आपको बच्चों का ही काम मिलता है। और ऐसे ही फिर भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय को सिर्फ बच्चों की तरह ही मैनेज करती हैं। जब एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जब वो हर चीज़ के लिए उनको अप्रूवल की ज़रूरत है कि वो कितना स्पेंड करें, क्या काम करें, क्या ना करें, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पर बॉस वर्सेस वर्कर का रिलेशनशिप बन जाता है, जहाँ पर ये बोलते हैं कि वो एक दूसरे से बोलते हैं कि उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। तो ऐसा कल्चर जो है वो सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हों और खुद सोच सकें, नॉन थिंकर्स ना हो, कुछ सोच सकें, डिसीजन ले सकें, तो आपको इस कल्चर से हटना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चे हैं। अगर आप उन पर नज़र रख रहे हैं कि वो यूट्यूब कितना चला रहे हैं, फेसबुक कितना चला रहे हैं कंपनी में, तो इससे कोई गेन नहीं होता। वो कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे अपने डाइवर्स होने का, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का। तो उनके पास जितना काम है वो उतना कर सकते हैं, फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आपको बच्चों की तरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है उनको। डोंट स्कार ऑन द फर्स्ट कट। ना हर चीज़ के लिए वो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए कि कोई शॉर्ट पहन के आ गया आपकी कंपनी में, तो तुरंत आपने पॉलिसी बना दी कि
लोग शॉर्ट पहन कर ना आए। हर चीज़ पे आपको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं किसी पर्सन को पर्सनली बुला कर के वो शॉर्ट पहन कर ना आए, और तुरंत ड्रेस कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ पे। सो आपको थोड़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी सिचुएशन के लिए बनानी चाहिए जो बार-बार आ रही हैं, जो बार-बार आपके सामने आ रही हैं। नेक्स्ट इज साउंड लाइक यू। नाउ कई सारी कंपनियों में, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में एक कल्चर होता है ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने का जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान जो देना चाहिए वो देना चाहिए कि कस्टमर कैसा है उसके हिसाब से बात करने के लिए, कि कस्टमर से आप वैसे बात कर सकें जैसे कि आप एक दोस्त से बात करते हैं। आप उनको ऐसे समझा सकें जैसे कि आप एक दोस्त को समझाते हैं। तो आप अवॉइड करिए जार्गन्स को, और कॉर्पोरेट में जो बड़े-बड़े शब्द यूज़ होते हैं उनको, और नॉर्मल वर्ड यूज़ करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप उनको बता सकें। आप मोनेटाइजेशन और ट्रांसपेरेंट जैसे शब्द यूज़ ना करें, आप उनको सिंपल बताएँ कि पैसे कैसे बनाते हैं या ऑनेस्टी कैसे होती है, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। तो आपको साउंड वैसे साउंड होने की ज़रूरत है जैसा आप एक दोस्त होता है, जैसा एक अच्छा दोस्त बात करता है, जिससे कि आप कस्टमर से अच्छी रिलेशनशिप बना पाएंगे। नेक्स्ट इज ASAP इज पॉइजन, एज सून एज पॉसिबल इज पॉइजन। अब हर काम को आप इमरजेंसी अगर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर देगी आपके लिए। तो आप इमरजेंसी से उन्हीं काम को बनाएं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सच में इमरजेंसी है। बाकी सब काम के लिए आप थोड़ा चिल आउट करें। हर चीज़ को जल्दी करना सही नहीं है आपके कल्चर के लिए भी। तो कल्चर आपका ऐसा ही रहना चाहिए जिसमें आप हर चीज़ कोई इमरजेंसी न बनाएं, थोड़ा अच्छे से काम करें। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। जो भी इंस्पिरेशन है वो खराब होने वाला है। जो इंस्पिरेशन जो हमेशा नहीं टिकता, हमारे पास आइडियाज़ रहते हैं, तो हार्ड आइडियाज़ आर इमोर्टल, वो हमेशा रहते हैं, ये लास्ट फॉर एवर। लेकिन इंस्पिरेशन है वो लास्ट फॉर एवर नहीं करता। वो एक मिल्क के बॉक्स की तरह है या फूड के बॉक्स की तरह है जिसकी एक एक्सपायरी डेट है। अगर आप कुछ काटना चाहते हैं तो आप उसको अभी करिए। आप उसको अगर बाद में रख देंगे, बाद में करने के लिए अगर टाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपका इंस्पिरेशन हमेशा नहीं टिकेगा। इंस्पिरेशन जो है वो मैजिकल थिंग है, एक प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर है, एक मोटिवेटर है, बट ये आपके लिए वेट नहीं करेगा। इंस्पिरेशन जो है वो नाउ थिंग है, अभी की बात है। अगर आप इसको अभी ग्रैब कर लेंगे तो ये आपको ग्रैब बैक करेगा और आप इसके साथ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक रीवर्क की समरी, रीवर्क का माइंड मैप। ये बहुत ही अमेजिंग बुक थी, बहुत मज़ा आया मुझे इस बुक को पढ़ने में और इसका माइंड मैप बनाने में। आई होप कि इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स आपने सीखे होंगे। तो आप के दोस्तों के साथ या जिन लोगों के साथ भी आप इस बुक को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए, कुछ सजेशन दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट।